हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। आज का सेशन भी फिर से एक शानदार टॉपिक पर रहने वाला है, जो है आपका इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर और स्कोप, ये हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब तो आपको पता ही है। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन की बेसिक जो मीनिंग और डेफिनेशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन का नेचर और स्कोप क्या है वो समझेंगे। और बेस्ट पार्ट आज के इस डिस्कशन का ये रहने वाला है कि इंटरनेशनल रिलेशन में करंट ट्रेंड्स क्या हैं, करंट जो कॉन्टेम्पररी वर्ड्स है उस पर इंटरनेशनल रिलेशन का स्टेटस हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या चैलेंजेस हैं और साथ ही साथ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो वेरियस एक्टर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन में उनके सामने, ताकि वो कोऑपरेट कर सकें। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा इंटरनेशनल रिलेशन का आज का ये सेशन। तो मैं इस लेक्चर को डिटेल में शुरू करूँ इससे पहले ब्रीफ अबाउट मी, और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चैनल का बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर सेपरेट प्लेलिस्ट प्रोवाइड की गई है अकॉर्डिंग टू योर नीड। जैसा आपका सिलेबस है आप उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पर जाइए और आपको सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन की प्लेलिस्ट हो गई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इस तरीके से आपको सेपरेट प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स मिल जाएंगे, या जो स्ट्रैटेजीज़ को लेकर होंगे और PYQs का प्रैक्टिस होगा वो भी आपको यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मेरा एक दूसरा चैनल है चैट पोस्ट, आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। जो इंस्टाग्राम है उसमें ज़रूर मुझे फॉलो करिएगा जिससे कि आप कनेक्टेड रह सकें। आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन एक तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी क्या होता है, जिसमें डाइवर्स डायमेंशन को साइमल्टेनियसली स्टडी किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप पॉलिटिकल डोमेन पे भी इंटरैक्शन देखेंगे, इकोनॉमिक डोमेन पे भी इंटरैक्शन देखेंगे, सोशल रिलेशनशिप भी देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, ओके, उनके बीच में इंगेजमेंट हो रही है। अब इस इंगेजमेंट, इस इंटरैक्शन में आप क्या देखेंगे कि भाई इन जो स्टेट एक्टर्स या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनका बिहेवियर क्या है और किन किन फैक्टर्स के द्वारा इनके बिहेवियर शेप होते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए आप और आप आपस में किसी, जैसे मान लीजिए आप पर्सन ए हैं, ये पर्सन बी हैं, इनके बीच की रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना है कि इनके दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो आप क्या देखोगे कि भाई दोनों का एक दूसरे के प्रति बिहेवियर कैसा है, कहाँ पर ये झगड़े कर रहे हैं जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे, कहाँ पर ये एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं मतलब जिसे हम कोऑपरेशन कहेंगे। तो यही सेम रहेगा इंटरनेशनल रिलेशन में कि भाई अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के आधार पर, जिसे हम इंटरनेशनल रिलेशन में नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं, उसके आधार पर ये एक पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं जैसे हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। और उस फॉरेन पॉलिसी के आधार पर ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ओके, तो इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें मेन फोकस क्या रहता है, हमें क्या समझना है, इंटरैक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, कोऑपरेशंस एंड पावर डायनेमिक अमंग द वेरियस एक्टर्स। अब यहाँ पे एक्टर्स क्या है, जो लोग इस इंटरैक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, इंटरनेशनल रिलेशन की मैकेनिज्म या इंटरैक्शन में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, हम इन्हें दो मेजर ग्रुप में बांटते हैं। आप स्टेट एक्टर्स वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर्स। स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स को यहाँ से, ताकि आप इस वर्ड पे कंफ्यूज ना करो। स्टेट्स होते हैं सवरिन पॉलिटिकल एंटिटीज़, मतलब जिनके पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है, पावर होती है टू टेक द डिसीजंस, टू मेक द लॉ रिकॉर्डिंग टू दैट कंट्री। ओके, तो एक तरीके से इनका एक डिफाइंड जो बॉर्डर है वो होता है, रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट्स होती है, और ये सेंट्रल एक्टर्स, ये मेन एक्टर होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। ओके, और ये वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, ट्रेड हो, अलायंसेस हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, कोऑपरेशन हो, हर चीज़ में। तो जैसे कि अब एग्जांपल अब यहाँ पर क्या दे सकते हैं,
इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ये क्या है, एक सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी है जो इंटरनेशनल रिलेशन में फॉर्मल तरीके से रिप्रेजेंट करती है इंडिया को। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके गवर्नमेंट, ये सब क्या है, सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं जिन्हें हम स्टेट्स एक्टर कहते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स में क्या आते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका गवर्नमेंट के द्वारा लेना देना नहीं होता है। तो ये क्या होते हैं, वॉलंटरी बेसिस पे बने रहेंगे। बहुत सारे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स, बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाले ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे जो इन्वायरमेंट के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो इनका जो इन्फ्लुएंस है वो भी इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी हद तक रहता है, और ये क्रॉस जो मतलब ये भी ग्लोबल लेवल पर इनका भी ऑपरेशन या प्रेजेंस देखने को आपको मिलेगी यहाँ पर। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल रिलेशन पे मेजर एक्टर्स या एंटिटीज़, स्टेट वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर्स। इसमें इंटरनेशनल जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाएंगे, जैसे यूनाइटेड नेशन आपका आ गया, देन आपका WTO आ गया, देन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, आपका IMF आ गया। ये सारे भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। ओके, तो आपको ये चीज़ समझ में आई यहाँ पर कि किस तरीके से हम इस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पे इन सारे लोगों को स्टडी करते हैं अंडर द इंटरनेशनल रिलेशन। तो अब हम आ जाते हैं मीनिंग और डेफिनीशन वाले एरिया में। तो इंटरनेशनल रिलेशन में अगर हम मीनिंग और डेफिनीशन की यहाँ पर बात करें तो आप इसे किस तरीके से एक्सप्लेन करते हो वो मैटर करता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे, इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ कंट्रीज इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो वेरियस एंटिटीज़ हैं, वेरियस एक्टर्स हैं, चाहे वो स्टेट एक्टर्स हों चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स हों, किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं आपस में, किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पे, उसका स्टडी हम करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। डेफिनीशंस में आप कर सकते हो कि जो इंटरनेशनल रिलेशन की फील्ड है वो वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करती है, जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ट्रेड, सिक्योरिटी, लॉ एंड मैनी मोर। ओके, जैसे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, ये सारे इश्यूज आ जाते हैं इस पे। इंटरनेशनल सिस्टम आप बार बार एक टर्म देखने को मिलेगा जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे होंगे। इंटरनेशनल रिलेशन एक तरीके से, या इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलेशन होता है। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम एक तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलेशन है या स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन है अमंग द स्टेट्स एंड अदर इंटरनेशनल एक्टर्स। अब इसमें आप इस सिस्टम है या इस स्ट्रक्चर को आप कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो, जैसे कि बाईपोलर, मल्टीपोलर एंड यूनिपोलर। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस टाइम पीरियड में हम पूरी दुनिया में जो ये सिस्टम था या स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन था उसको बाईपोलर कह रहे थे। बाईपोलर का मैं मीनिंग समझा देती हूँ आपको। बाईपोलर में सिंपली ये होता है कि दो सुपर पावर एग्जिस्ट करती हैं, मतलब दुनिया में जो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो वहाँ पर दो डोमिनेंट कंट्रीज़ के पास है, फिर उन कंट्रीज़ की अपने अपने एलाइज होते हैं, अपने अपने फ्रेंड्स होते हैं। ओके, तो दो सुपर पावर एग्जिस्ट करती हैं जब इंटरनेशनल रिलेशन में, उसे हम कहते हैं बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ओके, वहीं पर यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में जब एक सुपर पावर एग्जिस्ट करती है या एक कंट्री का हेजेमनी होगा और उसके एलाइज उसके साथ रहेंगी, ये रहता है यूनिपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड जहाँ पर कई सारी सुपर पावर एग्जिस्ट करती हैं, ओके, मोर देन 2 सुपर पावर। यूनिपोलर वर्ल्ड आप कब देखोगे, जब यूएसएसआर का विघटन होता है, यूएसएसआर कोलैप्स हो जाता है। कब कोलैप्स होता है, आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। सो एंड ऑफ द कोल्ड वॉर के बाद आप देखोगे जब यूएसएसआर का कोलैप्स हो जाता है तो एक सुपर पावर तो गई, दूसरी केवल एक सुपर पावर बचती है, वो थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और उसके अलाइज। तो यहाँ पर यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इसको या इंटरनेशनल सिस्टम नाम दिया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा। मल्टीपोलर वर्ल्ड, बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो प्रेजेंट या कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड सिस्टम है या कॉन्टेम्पररी इंटरनेशनल सिस्टम है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है या
पोलर इंटरनेशनल सिस्टम है, क्योंकि कई सारी सुपर पावर हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक सुपर पावर या दो सुपर पावर नहीं है, एक तरफ अमेरिका भी है, दूसरी तरफ चाइना भी है, तीसरी तरफ ब्रिक्स नेशन भी हैं, जैसे कि ब्राज़ील, इंडिया, ये सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं। तो अभी प्रेजेंट में क्या है, जिस तरीके से कंट्रीज़ एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं और इनकी इकोनॉमीज़ इंटीग्रेटेड है ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ में, तो यहाँ पर मल्टी पोलर जो मल्टी सुपर पावर एग्जिस्ट करती हैं। तो ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, अगर हम शॉर्ट में इसको कंक्लूड करें मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन को, तो आप क्या कह सकते हो कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इट इज़ द स्टडी, जो स्टडी किया जाता है इसमें हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं बिहेवियर ऑफ द एक्टर्स, चाहे वो स्टेट एक्टर्स हो चाहे नॉन स्टेट एक्टर्स हो। अब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पे इन एक्टर्स का बिहेवियर कैसा है। अब बिहेवियर में क्या चीज़ें आ जाएंगी, इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन, इंगेजमेंट। अब इसमें कोऑपरेशन भी देखने को मिलेगा, कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेगा। तो इसका जब स्टडी करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। इसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे कि हमने देखा ही स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। इसमें जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ग्रुप्स आ जाएंगे, सिविल सोसाइटीज़ आ जाएंगी, बहुत सारे लोग इसमें आ जाएंगे, उनके बीच में इंटरैक्शन एट द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई मीनिंग और डेफिनेशन। तो अभी इस स्लाइड के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशन को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, उसका मीनिंग एक लिख सकते हैं। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट एरिया में आ जाते हैं, दैट इज़ नेचर ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। नेचर जो इंटरनेशनल रिलेशन का है वो काफ़ी डायनेमिक है, मतलब ये स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब होता है एक जैसा हमेशा रहना। तो क्या इंटरनेशनल रिलेशन हमेशा एक जैसे रहते हैं? नहीं रहते हैं ना। आप देखोगे कि कंट्रीज़ के बीच की जो रिलेशनशिप हैं या इंटरैक्शंस या इंगेजमेंट्स हैं, वो कभी बनती हैं तो कभी बिगड़ती हैं। एक समय ऐसा था जब इंडिया का जो रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ बहुत ही बेकार थे। ओके, एक तरीके से जैसे कि आप जब इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था स्पेशली, उस दौरान यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने बहुत सारे एक्शंस लिए इंडिया के खिलाफ सैंक्शंस इम्पोज करने के लिए। और वो टाइम ऐसा था जब इंडिया के जो रसिया के साथ रिलेशनशिप थे वो काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। ये एक सिनेरियो था अगर मेजर रूप में देखें तो। अभी प्रेजेंट में आप देखोगे, प्रेजेंट में इंडिया के यूएस के साथ रिलेशनशिप काफ़ी एक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है एंड बोल्ड है। तो प्रेजेंट में जिस तरीके से इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक दूसरे से बिहेवियर रख रहे हैं, वो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर है इनका। अब ये क्या दिखाता है आपको कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये डायनेमिक इन नेचर है, मतलब टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। प्रेजेंट में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडिया के जो नेशनल इंटरेस्ट है वो अलाइन हो रहे हैं। एक कारण इसका क्या है, एक कारण क्या है, चाइना को लेकर जिस तरीके से दोनों का एंटी चाइना अप्रोच है, एंटी चाइना सेंटीमेंट्स हैं दोनों गवर्नमेंट के, वो भी कहीं ना कहीं इन दोनों को क्लोज लेकर आ रहा है। एक फैक्टर ये भी इसमें है। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट एक फैक्टर ये भी एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। तो इससे ये हमें समझ में आया कि जो इंटरनेशनल रिलेशन का नेचर है वो चेंज होता रहता है। इसे हम कहते हैं डायनेमिक इन नेचर, मतलब कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपको बनती बिगड़ती देखने को मिलेगी। अब एक चीज़ इसमें देखने को मिलेगी नेचर में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इंटरनेशनल रिलेशन में आप देखोगे कि जो कंट्रीज़ या अदर एंटिटीज़ हैं उनके बिहेवियर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसे कि लाइक माइंडेड कंट्रीज़, ओके, जैसे आप और आपका जो दोस्त होगा वो लाइक माइंडेड पीपल होंगे, एक जैसी बातें करोगे, या हो सकता है कि एक जैसी सोच रखते हो। अपोजिट सोच वाले लोगों से आपकी दोस्ती क्या पॉसिबल है? रेयर ही पॉसिबल है ऐसा। ओके, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की लेकर। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन भी बनते हैं, किस पे आधारित होते हैं? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे। और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेशन को बूस्ट करता है अमंग द कंट्रीज़। दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्लूरैलिटी ऑफ एक्टर्स। इंटरनेशनल रिलेशन में जो इंटरैक्शन और इंगेजमेंट हो रही है,
इसमें बहुत सारे एक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब इन एक्टर्स को हम कई तरीके से क्लासीफाई करते हैं। स्टेट एक्टर्स जो कंट्रीज़ होती हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फिर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशन, WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, इस तरीके से और भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं जो इंटरैक्ट करते हैं। इनका अपना अपना रोल होता है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो यहाँ पे क्या है, प्लूरैलिटी ऑफ फैक्टर्स है। ग्लोबल स्कोप, अब इंटरनेशनल रिलेशन जब हम स्टडी कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है जिन इश्यूज़ और जिन मैटर्स को यहाँ पर हम डील करेंगे वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पे करेंगे, ना कि इंडिविजुअल कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट पे करेंगे। अब जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में आप टेररिज्म पढ़ोगे या कोऑपरेशन पढ़ोगे या क्लाइमेट चेंज पढ़ोगे तो वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पे करेंगे आप ना, तो ग्लोबल स्कोप हो गया यहाँ पर। इसके पास है कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में अगर हम मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो दोनों ही प्रेजेंट हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। अब ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। अब आपको पता है कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे कोर एरिया होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। नेशनल इंटरेस्ट क्या है, किसी भी देश के अपने कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उसके आधार पर वो कंट्रीज़ बिहेव करती हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ में, और इसी के आधार पे उनका कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम इंडिया और चाइना का एग्जाम्पल लें, यहाँ पर आप ये भी देखोगे कि कंट्रीज़ आपस में साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करती हैं और कॉन्फ्लिक्ट भी रखती हैं। एक सिंपल सी चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें, ओके, जैसे किस तरीके से आप चाइना को लेकर देखते हैं तो इंडिया चाइना के साथ कोऑपरेट भी करता है और कॉन्फ्लिक्ट भी है। कॉन्फ्लिक्ट किन चीज़ों को लेकर है, ये तो बहुत ही पॉपुलर चीज़ है, जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। ओके, चाहे वो अक्साई चीन को लेकर हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में टेरिटोरियल एक्सटेंशन को लेकर हो। कोऑपरेशन आपको देखने को मिलता है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के लिए। भाई इंडिया और चाइना दोनों चाहते हैं कि जो ग्लोबल स्ट्रक्चर हो वो मल्टीलेटरल इन नेचर हो, किसी पर्टिकुलर कंट्री का डोमिनेंस ना हो। ओके, तो इसके लिए दोनों कोऑपरेट भी करते हैं, दोनों ब्रिक्स के एक साथ में मेंबर्स हैं, दोनों संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, G20 के मेंबर्स हैं। तो आपको देखने को मिलेगा इनमें कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन दोनों हैं। इसी तरीके से हम अगर USA और इंडिया का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर भी दोनों का कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट कैसे मिलेगा। कोऑपरेट कर रही हैं दोनों कंट्रीज़ इंडिया पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए या फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए, जहाँ पर ये लोग एंटी चाइना अलायंस बनाते हैं, स्पेशली क्वाड बना रहे हैं। दूसरी तरफ इनके कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर है, जहाँ पर जो USA है वो यूनिलैटरल डिसीजन लेता है, अपनी हेजेमनी इम्पोज करता है, तो वो इंडिया उसके अगेंस्ट में है। इंडिया की डिमांड क्या है, भाई किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का डोमिनेंस ना हो, या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म किया जाए ताकि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस को मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस बनाया जा सके, सभी कंट्रीज़ का वहाँ पर से हो। ओके, कुछ खास कंट्रीज़ का डोमिनेंस ना हो वहाँ पर। इस तरीके से आप वहाँ पर देखोगे कि दोनों कॉन्फ्लिक्ट भी करेंगे कई बार। तो अब और भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के कारण हो सकते हैं, जैसे कई बार इंडिया को लगता है कि जो US है वो यूनिलैटरल डिसीजंस लेता है, चाहे वो सैंक्शंस लगाने के लिए हों, राइट, या कोई और पर्टिकुलर डिसीजंस हो, तो उसको लेकर इंडिया अगेंस्ट में रहेगा। अब यहाँ पर जब हमने बात कर ली नेचर की तो हम स्कोप में आ जाते हैं। ओके, तो ये हमने नेचर डिस्कशन किया। स्कोप की बात करें, हम यहाँ पर स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर समझ चुके हैं ना। स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन देखोगे कि यहाँ पर स्टेट टू स्टेट रिलेशन आप स्टडी कर रहे हो कि एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ क्या रिलेशन है। ये ट्रेडिशनल फोकस था, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन का जो ट्रेडिशनल स्कोप था वो ज़्यादातर इस चीज़ को टारगेट करता था कि स्टेट टू स्टेट रिलेशन क्या है, ओके, फॉर्मल रिलेशनशिप क्या है, और स्पेशली पॉलिटिक्स के डोमेन में क्या है। अब जो नॉन ट्रेडिशनल फोकस है इंटरनेशनल रिलेशन का, या प्रेजेंट कॉन्टेम्पररी जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो इंटरनेशनल रिलेशन का जो स्कोप है वो ब्रॉड हुआ है। ब्रॉड स्कोप का मतलब ये है कि इसमें आप नॉन स्टेट एक्टर्स की भी रिलेशनशिप समझते हो, या जो पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स डोमेन या पॉलिटिक्स इंगेजमेंट के अलावा भी जो जो एक तरीके से जिन्हें हम क्या कह रहे हैं मल्टी डायमेंशनल थिंग्स हैं, जैसे कि आप इकोनॉमी
या कल्चर, सिक्योरिटी, सोशल रिलेशन, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों को भी स्टडी कर रहे हो। तो अब इसी स्कोप क्या हुआ है, ब्रॉड हुआ है, चाहे वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में हो कि किस तरीके के सब्जेक्ट का स्टडी करेंगे, चाहे वो एक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट हो। अब जो प्रेजेंट कॉन्टेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशन का स्कोप है वो नॉन स्टेट एक्टर्स को भी इंक्लूड करता है। नॉन स्टेट एक्टर्स जो NGOs हो गए, सिविल सोसाइटीज़ हो गए, या इंडिविजुअल ग्रुप्स हो गए, या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हो गए, इन ग्रुप्स को भी इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट एक्टर्स के रूप में कंसीडर किया जाता है जो इंटरनेशनल रिलेशन को शेप करते हैं, डिज़ाइन करने पे हेल्प करते हैं। ओके, अब आप देखोगे कि जो स्टेट टू स्टेट एक्टर्स हैं इसके अंदर भी बहुत सारे सब फील्ड हैं स्टडी करने के लिए, जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट, फॉरेन पॉलिसी हो गई आपकी, डिप्लोमेसी हो गया, यहाँ पर इन सब चीज़ों का स्टडी किया जाता था। इसके बाद से नॉन स्टेट एक्टर्स में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, किस तरीके से जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल लॉज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। स्पेशली क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज़ कम्प्लीटली क्लियरली विजिबल होगी कि किस तरीके से नॉन स्टेट एक्टर्स या ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन को लेकर किस तरीके से नॉन स्टेट एक्टर्स अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। ओके, तो स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन डे बाय डे क्या हो रहा है और ब्रॉड होता जा रहा है, जैसे जैसे नए नए चैलेंजेस आते जा रहे हैं, जैसे चाहे वो साइबर क्राइम का हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का हो, जो इंटरनेशनल रिलेशन का स्कोप है वो और ब्रॉड होता जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन के दौरान हमें दो टर्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, एक है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, दूसरा है इंटरनेशनल रिलेशन। अब कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, एक सब फील्ड है इंटरनेशनल रिलेशन की, जिसका मेन फोकस होता है पॉलिटिकल इंटरैक्शन अमंग दी नेशन स्टेट्स। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ये हो गया आपका इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल इंटरैक्शन अमंग द नेशन स्टेट्स पर ज़्यादा फोकस होता है, वहीं पर इंटरनेशनल रिलेशन में ये पॉलिटिकल इंटरैक्शन सिर्फ एक पार्ट है, इसमें अदर इंटरैक्शन भी होते हैं, जैसे इकोनॉमिक इंटरैक्शन या सोशल इंटरैक्शन या कल्चरल इंटरैक्शन या लॉ के बेसिस पे इंटरैक्शन, मतलब बहुत सारी डोमेन आ जाएंगे इसमें। और एंटिटीज़ यहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स भी शामिल होंगे, उनका भी सिग्निफिकेंट रोल रहेगा यहाँ पर। तो इंटरनेशनल रिलेशन का जो स्कोप है वो काफ़ी ब्रॉड है। तो इंटरनेशनल रिलेशन ब्रॉडर फील्ड है एज़ कंपेयर टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। समझ में आ गया डिफरेंस, इस पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। करंट ट्रेंड्स की बात करें, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आज के सेशन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है करंट ट्रेंड्स। तो अभी इंटरनेशनल रिलेशन का हमने देखा कि जो स्कोप है वो किस तरीके से ब्रॉड हो रहा है, जो नेचर है वो किस तरीके से यहाँ पर आपको चेंज होते देखते मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर करंट ट्रेंड्स आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030 वो कब लाया गया था, किस ईयर में लाया गया था और इसमें कितने गोल्स हैं, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कुछ टारगेट रखे गए हैं कुछ एरियाज़ में, जैसे कि पॉवर्टी एलिमिनेशन करना है, हमें इक्वालिटी अचीव करना है, हमें क्लाइमेट चेंज से संबंधित टारगेट्स हैं। तो यहाँ पर हमें या जीरो हंगर का टारगेट है, इन्हें हमें 2030 तक अचीव करना है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्लोबल एफर्ट्स की ज़रूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट फोकस है इंटरनेशनल रिलेशन का इन रिसेंट ईयर्स में, और यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पे कोऑपरेट करने की ज़रूरत है ताकि इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम अचीव कर सकें बाई 2030। साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से प्रेजेंट में साइबर अटैक्स की जो थ्रेट है वो इमर्ज हो रही है डे बाय डे, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे हमारी सारी इंफॉर्मेशन
डिजिटल स्पेस में चली जाती है, चाहे वो हमारी बैंकिंग डिटेल्स हो, चाहे वो हमारी पर्सनल डिटेल्स हो। ऐसी सिचुएशन में साइबर अटैक्स के जो थ्रेट है वो इमर्ज हो रहे हैं। ये तो आप भी सब जानते होंगे कि किस तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन में क्या ज़रूरत है, कोऑपरेशन की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो प्रेजेंट में कंट्रीज़ इसके लिए भी कोऑपरेट कर रही हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए भी कंट्रीज़ में आप कोऑपरेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस किसी भी कारण से हो सकती है, चाहे वो रिफ्यूज़ी क्राइसिस हो जो सिविल वॉर है इसकी वजह से, या जैसे मान लीजिए अफ़गानिस्तान में जब यूएस की फोर्सेस ने विड्रॉ किया तो वहाँ पर भी एक क्राइसिस आई थी। म्यांमार में मिलिट्री कोप हुआ, वहाँ पर भी रिफ्यूज़ी रोहिंग्याज रिफ्यूज़ी क्राइसिस का प्रॉब्लम आया। या नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, जैसे कि फ्लड आना, ड्रॉट आना होना, तो ये सारे नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी रेफ्यूज़ीज़ बन रहे हैं। तो इन सब के ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करना, इन सबको फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना, इन सबको शेल्टर प्रोवाइड करना, आप देखोगे कि उसके लिए भी कंट्रीज़ को यहाँ पर क्या है, ये एक तरीके से इमर्जिंग चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी है कंट्रीज़ के सामने कि वो आपस में कोऑपरेट दिखाएं, अपने आपस में कोऑपरेशन दिखाएं। देन ग्लोबल हेल्थ, कोविड-19 पैंडेमिक ने को हम सब ने विटनेस किया और देखा कि किस तरीके से वर्स्ट सिचुएशन हुई थी कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। तो ग्लोबल हेल्थ जो जिस तरीके से एक नया चैलेंज सामने आ रहा है, यहाँ पर भी कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकती हैं आपस में, ताकि इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। ओके, तो ये कुछ रीसेंट ट्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ और आप देख सकते हो जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। आप यहाँ पर रसिया यूक्रेन जो क्राइसिस हुई उसका एग्जाम्पल दे सकते हो कि यहाँ पर जिस तरीके की जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसमें भी नेशनल इंटरेस्ट को क्या करना, जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो कंट्रीज़ इंगेजमेंट कर रही हैं उनको क्या करना है, एक तरीके से इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश करनी है। तो अगर हम कंक्लूड करें इस डिस्कशन को, तो इंटरनेशनल रिलेशन अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन है हमें ये समझने के लिए कि जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या हैं, उसमें चैलेंजेस किस तरीके के प्रेजेंट हैं और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके की प्रेजेंट हैं, जिसमें सबको एक तरीके से सबके कॉमन गुड को यहाँ पर हम इंश्योर कर सकें। तो बहुत इम्पॉर्टेंट अपने आप में डिसिप्लिन है। फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन देखें तो आप एक्सपर्ट्स को ये कहते ज़रूर सुनोगे कि जो वर्ल्ड है उसमें नए चैलेंजेस हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल हेल्थ का इशू, तो साथ ही साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रेजेंट हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ कैसे, कि किस तरीके से ये कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेशन कर सकती हैं, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं, किस तरीके से हम क्लीन फ्यूल या क्लीन एनर्जी को डेवलप करने पे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो ये फील्ड है वो अभी भी स्कॉलर्स, पॉलिसी मेकर्स और इवन सिटीजन्स, हमारे आप जैसे जो कॉमन सिटीजन्स हैं उनके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि दुनिया में चल क्या रहा है, जो वर्ल्ड है उसमें किस तरीके के नए चैलेंजेस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशन कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक फील्ड है जो एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट करती है इंटरैक्शन अमंग द स्टेट्स एंड अदर ग्लोबल एक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देखने को मिलेंगे उन सारे फोर्सेस के लिए जो शेप करते हैं वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को, वर्ल्ड के इकोनॉमिक अफेयर को, वर्ल्ड के सोशल अफेयर को, वर्ल्ड के कल्चरल अफेयर को। तो ये सारे इंसाइट्स आपको इस डिसिप्लिन में देखने को मिलेंगे। तो ये था इंटरनेशनल रिलेशन का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप। आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत सारी आपको इसमें नई डायमेंशंस पता चली होंगी जिससे कि आप बेटर आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज का डिस्कशन कैसा लगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।